हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs रिलेटेड टू यूनिट 9 पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, इन स्विस चीज बिग होल्स आर मेड बाय। जो स्विस चीज होती है उसमें जो बड़े बड़े होल्स दिखाई देते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ए, बैक्टीरियम प्रोड्यूस्ड मीथेन गैस। बी चॉइस, by machine. C choice, fungus release a lot of gases while its metabolic activity. D choice, bacterium producing large quantities of carbon dioxide. So ये जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि ये जो स्विस चीज़ है, जो खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर स्विस चीज़ काफ़ी बनती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो जब निकलती है तो बड़े बड़े छेद करके निकलती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी जो चॉइस आएगी दैट वुड बी बैक्टीरियम प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें कोई मीथेन गैस नहीं बनती, ये मशीन नहीं बनाती है। बी चॉइस भी नहीं है। फंगस रिलीज लॉट ऑफ गैसेज बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये एक चॉइस भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी डी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 शोज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ना है और उनको पढ़ने के बाद ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 एंड दिस वन इज स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट 1 सेज Trichoderma species is used as a biological control agent against plant pathogen. ट्राइकोडर्मा जो स्पीशीज है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बनती है प्लांट पैथोजन के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमें पता है कि सही है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस को खाती है ना। फंगल ओरिजिन है ये और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट तो है। स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है लेडी बर्ड बेटल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एफिड्स इन मस्टर्ड प्लांट। एफिड्स जो है मस्टर्ड प्लांट में जो लग जाते हैं उनको ये लेडी बर्ड बेटल खाती है ना। तो फिर उसकी जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जो हमने पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया था तो आपको पिक्चर्स भी दिखाए थे कि किस तरीके से लेडी बर्ड बेटल एंड आपको पता है कि हमने कॉटन जो है गुजरात वाले रीजन में वहाँ पर भी किस तरीके से कॉटन सीड्स जो है कॉटन को भी कंट्रोल करने का काम करती है ना। जिसमें हमने वो क्रायोजीन की भी बात की थी, मगर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। लेकिन जब नेचुरल बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की बात आती है तो इस तरीके के एग्जांपल्स वहाँ डिस्कस किए गए थे। सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं। तो देखते हैं कि किस 1 2 3 4 में से यस 1 में लिखा हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, तो यही होना चाहिए करेक्ट, क्योंकि बी में लिखा हुआ है दोनों गलत हैं, बोथ आर फॉल्स। सी में है थर्ड चॉइस है उसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकेंड वन इज फॉल्स, वाइल इन फोर्थ इट इज मैंशन्ड दैट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो मेरे हिसाब से स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही अपने आप में सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हमारा आंसर आएगा चॉइस नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नेचुरल प्रीडेटर टू कंट्रोल अ पैथोजन इज कॉल्ड। ठीक है, किसी पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल प्रीडेटर है उस तरीके से अगर नेचुरल प्रीडेटर कोई वहाँ पर लॉन्च कर दिया जाता है या रहता है और उसको कंट्रोल करता है प्रे को या पैथोजन को, तो उस प्रोसेस को किस कैटेगरी में डाला जाएगा? वेदर इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, नहीं जेनेटिकल लेवल पर न्यूक्लियोटाइड लेवल पर कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं होगा। सेकंड चॉइस है बायोलॉजिकल कंट्रोल, यस बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। तीसरा पैथोजन कंट्रोल, पैथोजन तो कोई डाला नहीं है वहाँ पर, है ना। तो और वो जो पैथोजन है वो पैथोजेनिक
किसी एक चीज़ के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, तो ये जो आएगा लिनीमेंट्स, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर ही अगर दो नेचुरली अगर कोई इंसेक्ट दूसरे तरीके के पैथोजन को हटाता है, जैसे कि भी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा आपने, तो उसे नेचुरल प्रीडेशन बोलेंगे और ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हेडिंग के अंदर आता है। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज द नेम ऑफ फर्टिलाइजर प्रिपेयर फ्रॉम राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर से जो फर्टिलाइजर बनता है उसे क्या कहा जाता है? राइजोबियम कल्चर से जो फर्टिलाइजर बनता है उसको फर्स्ट चॉइस बायो फर्टिलाइजर, सेकेंड एजोटोबैक्टर बैक्टीरियम, थर्ड राइजोबियम, फोर्थ नाइट्रोजन। तो ये तीनों तो फ्री लिविंग, ये तो बैक्टीरियाज की बात हो रही है जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं वेदर इन सिम्बायोटिक फॉर्म जैसा कि राइजोबियम करता है और एज अ फ्री लिविंग बाकी जो चॉइसेस हैं। तो लेकिन राइजोबियम कल्चर को यूज करके फर्टिलाइजर जो बनता है उसको बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा चॉइस नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sewage treatment process in which a portion of the decomposer bacteria present in the waste is called। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप याद करिए लेक्चर, उसमें जब प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट और फाइनली जब इफ्लुएंट डाला जाता है आफ्टर वेरियस ट्रीटमेंट, तो किस स्टेज पर जो है डिकम्पोजिशन होती है, ये आपको पता है एक्टिवेटेड स्लेज की फॉर्म में होती है और उसका छोटा सा इनोकुलम डाला जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पर, और इसको कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। यहाँ चॉइसेस दी हैं जो हमारी, वो है फर्स्ट चॉइस में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड है साइक्लिक ट्रीटमेंट, थर्ड चॉइस है एक्टिवेटेड स्लेज ट्रीटमेंट एंड फोर्थ है टर्शियरी ट्रीटमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो एज अ एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट में प्रेजेंट होता है ना। प्राइमरी में तो जो डेब्रीज हैं वो सेपरेट आउट होती हैं और टर्शरी में यूवी लाइट एंड डिफरेंट उससे ट्रीट करके फाइनली मिलाया जाता है रिवर या ओशियन में, है ना। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पर ही एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट होता है और इनोकुलम को दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने उस टाइम पर डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिस्ट 1 एंड 2 में मैचिंग है, तो उसमें कहा है कि किसकी मैचिंग सही है। ए चॉइस में लिखा हुआ है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी और बी चॉइस है न्यूक्लियोपोरीहेड्रो वायरस, एनपीडी जो है लिखा हुआ है, एनपीवी बोलते हैं इनको, सॉरी। सी है मोनोस्कस परप्यूरिस, डी ट्राइकोडर्मा पोरिस्पोरम। तो इसकी किसके साथ मैचिंग होगी? लिस्ट 2 में है साइक्लोस्पोरिन ए, देन स्टेटिन, देन इथेनॉल एंड देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको पता है सैकेरोमाइसिस स्पीशीज जो होती है, सैकेरोवेसी जो है ये इथेनॉल बनाने के काम आती है। तो जो ए है वो इस इथेनॉल के साथ जाएगा, ये जो इथेनॉल है इसके साथ ए जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 1 2 3 4। अच्छा 1 2 3 4। अच्छा, कौन सा किसके साथ मैच करेगा? ठीक है, तो जो ए है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि जो ए है वो थर्ड के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि थर्ड पॉइंट पर ही इथेनॉल ये जो है लिखा हुआ है ना। तो ये थर्ड के साथ मैच कर रहा है। अब आपको पता है एनपीवी, ये एनपीवी जो है ये क्या करता है? ये एक तरीके के वायरस होते हैं जो किसी किसी कीड़े के ऊपर, कैटरपिलर्स के ऊपर होते हैं और इनको पेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। उसको वो उनमें डिजीज़ फैलाते हैं और वो उनको फिर किल कर देते हैं फाइनली, है ना। तो जो एनपीवी है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के साथ आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फोर्थ वन, ठीक है। तो बी का जो बन रहा है वो इसके साथ बन रहा है, फोर्थ वन के साथ बन रहा है। वो मैंने छोटा सर्कल कर दिया, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। सी जो है ये आपको जब लेक्चर बताया गया था तब आपको बताया गया था कि मोनेस्कस परप्यूरिस जो है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या कहते हैं, स्टैटिन जो
जो एक तरीके का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो कम करता है, उस तरीके का कंपाउंड है, और ये इससे निकलता है। किससे निकलता है? मोनस्कस परप्यूरिस से। तो जो सी चॉइस है उसमें आएगा हमारा चॉइस नंबर 2, दैट इज स्टैटिन। और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, या तो मैं तो इसको स्पोरम से याद रखती हूँ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे साइक्लोस्पोरिन, यहाँ पर भी स्पोरिन है ना, इससे साइक्लोस्पोरिन मिलती है, जो एज अ फंगस है ये, इसका ये कंपोनेंट है एज अ एंटीबायोटिक, एंटी फंगल एक्चुअली मेन यदि हम कहें तो, उस तरीके से पाउडर की फॉर्म में लगता है, और जहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन या इस तरीके की चीज़ें होती हैं वहाँ इसको एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो डी चॉइस का आएगा यहाँ पर चॉइस नंबर 1, दिस वन। तो अब देख लेते हैं ये पैटर्न जहां पर होगा वो चॉइस हमारी ठीक होनी चाहिए। ए में यहाँ पे 4th है तो नहीं, ए में अच्छा 3 और 4 इन दोनों में से कोई एक आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। 4 बी चॉइस का 4 ओके, यहाँ पर बी चॉइस का 4 है, सी चॉइस का 2 है, डी चॉइस का 1 है, ओके। तो थर्ड चॉइस हमारी जो होगी ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, जिसमें देखिए पहले दोनों में ए का 4 चॉइस बताया हुआ है, और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का IPM या जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उससे कोई वाक्य नहीं है, ये सिर्फ इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, ये आपको पता है। तो फर्स्ट 2 चॉइसेस, तो पहली चॉइस की जो उन्होंने रिजेम्बलेंस की है उसको देखकर ही जो है वो नलीफाई हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, किसकी फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का यूज पूछा गया है? एग्रीकल्चर की फॉर्म में। एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज टू इंक्रीज द यूज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर का जो कंटेंट बढ़ाया जाएगा वो सॉइल में बढ़ाया जाएगा, है ना। तो सॉइल में इसका कंटेंट कौन बढ़ाएगा? बैक्टीरियाज बढ़ाएंगे। तो वो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में तो नहीं आना चाहिए, उसमें तो प्लांट में कोई मॉडिफिकेशन आएगा, वो चॉइस हमको प्रेफर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम बाकी 3 चॉइस भी पढ़ते हैं। सेकंड चॉइस में लिखा हुआ है इंक्रीज द विगर ऑफ पेस्ट एंड नेमेटोड्स। इन पेस्ट और नेमेटोड्स को बढ़ाने में तो बिल्कुल भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो तो बल्कि पेस्ट को मिनिमाइज करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे, ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन बढ़े। तो ये सेकंड चॉइस तो गलत हो रही है। थर्ड चॉइस प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो यस पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप करने के लिए तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। ये चॉइस बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन हम अभी 4th चॉइस भी पढ़ लेते हैं। 4th चॉइस है कॉज स्ट्रेस इन प्लांट। नो, स्ट्रेस प्लांट में क्यों बढ़ाएंगे भाई बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, बल्कि स्ट्रेस को कम करेंगे। स्ट्रेस कम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये चॉइस भी गलत है, ठीक है। सेकंड चॉइस गलत है, 4th चॉइस गलत है, एंड फर्स्ट चॉइस क्यों गलत है? इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर का कंटेंट जो बढ़ाना है वो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट हो गया, या माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। क्योंकि माइक्रोबियम यानी कि जितने भी PGPRs हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरियाज होते हैं, उनको एज अ बायो फर्टिलाइज़र या और भी जो हैं कंपोनेंट्स हैं जिससे कि न्यूट्रिशन बढ़ पाए, वो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, और उससे फिर सॉइल में इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ एग्रीकल्चर में प्लांट की पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी में आएगा। तो हमारा जो यहाँ आंसर आएगा वो दैट वुड बी द थर्ड चॉइस ज़्यादा सही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर आर माइक्रोब यूज? सीवेज वाटर के किस स्टेज पर माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं? तो ये मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जैसे आपको बताया था कि वो एक्टिवेटेड स्लज सेकेंडरी ट्रीटमेंट में डाला जाता है ना। तो ये हमें पता है कि प्राइमरी में तो वही, जैसा कि आपको अगर डायग्राम वो पूरा याद आ रहा हो सीवेज ट्रीटमेंट वाला, प्राइमरी में पहले जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इमोबिलाइज्ड चीज़ें हैं, उनको सेपरेट आउट किया जाता है। सेकेंडरी में फिर प्रॉपर जो है इनोकुलम डाला जाता है माइक्रोब्स का, जो एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो हमारा चॉइस आएगा दैट वुड बी द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। टर्शियरी ट्रीटमेंट में यूवी लाइट वगैरह से ट्रीटमेंट होता है, बोथ है, ए एंड बी नहीं आएगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई भी माइक्रोबियल कल्चर नहीं डाला जाता है एज अ इनोकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट वुड बी सेकेंड चॉइस, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
What does high value of BOD? BOD means biochemical oxygen demand indicates. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की अगर वैल्यू हाई है तो वो क्या बताता है? जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट वाला पर्टिकुलर लेक्चर आप लोगों के को पढ़ाया था, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो देखा था कि जितनी ज़्यादा BOD की वैल्यू है, इसका मतलब जो माइक्रोब्स वहाँ प्रेजेंट हैं, है ना, वो उतना ही ज़्यादा गंदगी को साफ कर रहे हैं, एनारोबिक कंडीशन में उसको खा रहे हैं और उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, यानी कि उसमें गंदगी या पॉल्यूटेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उतनी ही हाई है। हाई होगी तभी उतने ही ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो हाई वैल्यू अगर इसकी है तो बैक्टीरिया भी ज़्यादा होंगे, और इसका मतलब बैक्टीरिया कब ज़्यादा होंगे? वो ज़्यादा तब होंगे जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉल्यूशन हाई होगा तभी BOD की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये उस टाइम बहुत अच्छे से जो है हम आपके साथ डिस्कस हुआ था, और पूरा ग्राफ एंड पूरा ट्रीटमेंट में आपको ये समझाया गया था, डेफिनेशन ऑफ BOD बताई गई थी, ठीक है। तो पहली चॉइस यहाँ पे दी हुई है कि अगर BOD की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि वाटर इज़ प्योर। नहीं, वाटर प्योर नहीं है, वाटर उतना ही ज़्यादा कंटामिनेटेड है या पॉल्यूटेड है, ठीक है। बी चॉइस में लिखा हुआ है दैट वाटर इज लेस पॉल्यूटेड। नो, दिस वन अगेन रॉन्ग. C choice would be that water is highly polluted. Yes, this is correct answer, C choice. And D choice that consumption of organic matter by microbes is higher in the water. Organic matter का जो कंजप्शन है वो माइक्रोब्स के द्वारा ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कंज्यूम किया जा रहा है, लेकिन कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, उसको डिकम्पोज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी ज़्यादा इन दोनों में से मोर करेक्ट वाली आएगी कि वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड। BOD की वैल्यू से ये पता चलता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन डिस्टिलरीज इज। डिस्टिलरीज में सबसे ज़्यादा कॉमनली कौन से सबस्ट्रेट को यूज़ किया जाता है जब इथेनॉल बनता है? इज़ इट सोया मिल, और इज़ इट मोलेजेस, और ग्राउंड ग्रैम, और कॉर्न मिल? तो ये होता है मोलेजेस। और मोलेजेस क्या है? ये जो शुगर केन होता है उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है डार्क ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन बचा हुआ जो बाई प्रोडक्ट होता है उससे इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो जो शुगर केन का जो बाई प्रोडक्ट है वो उसको मोलेजेस कहते हैं, उससे ही आगे प्रोसेसिंग होती है इथेनॉल वाला जो पार्ट है पूरा उसकी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी, मोलेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। ये एक बायो फर्टिलाइजर नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। एग्रोबैक्टीरियम, नॉन स्टॉक, राइजोबियम, माइकोराइजा, इन सभी को इटैलिक्स में होना चाहिए था, जो कि गलत है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। पर चलिए कोई बात नहीं, अगर हमने इटैलिक्स में नहीं लिखा है तो इनको अंडरलाइन एटलीस्ट कर देना चाहिए। चलिए, सो दिस इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर ये तो आपको पता है, नॉन स्टॉक, राइजोबियम, माइकोराइजा, ये सारे सॉइल बैक्टीरिया हैं। कुछ राइजोबियम सिम्बायोटिक में रहता है, बाकी फ्री लिविंग रहते हैं, ये फंगस के साथ एसोसिएटेड रहता है माइकोराइजा, है ना। लेकिन जो एग्रोबैक्टीरियम है ये बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम किसी भी जीन ट्रांसफर के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम में TI प्लाज्मिड होता है ना, और वो कैलस फॉर्म करने के लिए जो ट्रांसजेनिक टेक्निक्स हैं टोबैको के लिए या अदर प्लांट्स के लिए भी उसमें यूज़ होता है। ये तो खैर बहुत आगे का पार्ट है, ये आप आगे अपनी आने वाली स्टडीज़ में पढ़ेंगे। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम मेनली प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करता है, जैसे प्लाज्मिड है ना, तो इस प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करता है। ये जो है बिल्कुल भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम नहीं करता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा, नॉट वाला आंसर है, वो एग्रोबैक्टीरियम के लिए आएगा। बाकी आपको पता है नॉन स्टॉक्स, एनाबिना, राइजोबियम, माइकोराइजा, है ना, ये सारे के सारे
सॉइल में पाए जाते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्री नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट उसे ले सके। ठीक है, चलिए। Yes, so this is all about the questions related to part 2 of your unit 9. If you have any questions, any doubt, you can write down in the comment box. We will discuss this later on.